मध्य प्रदेश में अभी सबसे ज्यादा राजनीतिक माहौल गर्म है। दोपहर में पीएम मोदी का भोपाल दौरा, तो रात में सियासी बम फोड़ती हुई उम्मीदवारों की दूसरी सूची। आज इसी सूची पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। एमपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान होना बाकी है, लेकिन बीजेपी उससे पहले ही उम्मीदवारों की 3 सूचियां जारी कर चुकी है। पहली सूची ने भले ही थोड़ी हलचल मचाई हो, लेकिन दूसरी सूची ने बड़ा धमाका करते हुए सियासी पंडितों को भी हैरान कर दिया। पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को मैदान में उतारकर बता दिया कि बीजेपी प्रयोग करने में कभी पीछे नहीं रही। सीएम ने सूची को जीत सुनिश्चित करने वाला बताया। परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हूँ हो क्या रहा है, इसलिए बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। भाजपा निरंतर विजय के पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। बीजेपी के जो दिग्गज मैदान में उतरे हैं, सुनिए वे खुद अपनी उम्मीदवारी पर क्या कहते हैं। चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति होनी चाहिए? उनको ऐसा लगता है कि हाँ घबराहट है, पर वो अभी होश में है क्या, ये पूछो जरा। पूरी कांग्रेस बेहोश पड़ी है, जैसे दूसरी लिस्ट आई वैसे। और अब चुनाव के बाद ही होश आएगा सबको। और इसको ऊंचाई देने के लिए अगर पार्टी ने ये फैसला किया है, तो मैं पार्टी को फिर से धन्यवाद देता हूँ कि वरिष्ठ सांसदों की एक बड़ी पंक्ति उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारी है। इसके लिए साधुवाद। बीजेपी की चुनावी लिस्ट पर कमलनाथ से लेकर सुरजेवाला तक अटैकिंग मोड में नजर आए। कमलनाथ ने इसे बीजेपी का आखिरी दांव बताया, तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला की माने तो सूची ने साबित कर दिया कि बीजेपी चुनाव हार रही है। डैमेज कंट्रोल की दिशा में इन्होंने टिकट तो जरूर दे दिए, पर इसका उल्टा असर पड़ेगा। चर्चा का विषय हो जाएगा कि भाजपा हार रही है, ये स्पष्ट हो गया। भाजपा में घबराहट की निशानी है। सच्चाई ये है कि ये एक शातिर चाल चली है श्री शिवराज सिंह चौहान और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर। एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान को ये साफ है कि शिवराज सरकार और भाजपा सरकार को नकारा जा चुका है। इसीलिए 15 दिन पहले श्रीमान अमित शाह और कल माननीय नरेंद्र मोदी जी शिवराज सरकार की 18 साल का नाम और काम दोनों से कन्नी काटकर चले गए। इनकी कोई औकात नहीं है। मैं शब्द थोड़ा सा कड़ा हो सकता है जी, मैं ऐसे लिए व्यक्ति वैसे जनरली इन शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन ऐसे धूर्त आदमी के लिए उपयोग कर रहा हूं जो देश की जनता को, जो किसी दल को वोट करती है, उन्हें राक्षस कहता है। अरे इनके मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? इनके पास इनके नेताओं की औकात खत्म हो गई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दिग्गजों को मैदान में उतारकर बीजेपी ने एक साथ कई निशाने साधे हैं, यानी एंटी इनकम्बेंसी को कम करना, क्षेत्र में दिग्गजों के प्रभाव का फायदा उठाना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, तो जाति के नजरिए से वोटों की गोलबंदी भी शामिल है। जिन दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है, पार्टी की उम्मीद उनसे सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि बड़े इलाके पर अपने प्रभाव को जीत में बदलने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पहली सूची भी 39 उम्मीदवारों की बीजेपी ने जारी की थी और दूसरी सूची भी 39 उम्मीदवारों की। हालांकि ये जरूर था कि चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले या कहें कि ये बिल्कुल नई रणनीति, नए ट्रैक पर बीजेपी चल रही थी। और से आधार पर हम कहें कि तीसरी सूची का भी जिक्र करें तो एक नाम आज भी बीजेपी ने अनाउंस किया है। चर्चा में इसी मसले पर करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल सिसोदिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका। योगेश यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत योगेश जी आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। राजपाल सिसोदिया जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, एक लाइन में कांग्रेस कह रही है आप चुनाव हार रहे हैं, ये बताता है ये सूची शॉर्ट में। राजपाल जी, आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार, राजपाल सिंह सिसोदिया। जी 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 राजपाल जी, एक लाइन में कांग्रेस कह रही है कि आप चुनाव हार रहे हैं, ये सूची बता रही है आप लोगों की घबराहट, आप लोगों की अति सक्रियता। कटारे जी की आवाज नहीं आ रही है।
जी ठीक है, योगेश यादव जी के पास जाऊंगा। योगेश यादव जी, ठीक है, आप दावे करें, लेकिन एक और दूसरा पहलू भी है कि भाई दूसरी पार्टी सत्ताधारी दल होके इतनी सक्रिय है, आप विपक्ष में होके भी सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, देखिए, एक प्रदर्शन अलग चीज होती है और एक सक्रियता ग्राउंड लेवल पर अलग होती है। और हम लोग, कांग्रेस के लोग, संतुष्ट हैं कि हमारी सक्रियता, हमारा फील्ड वर्क, जन संघर्ष यात्रा, जन चेतना यात्रा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर प्रतिसाद मिल रहा है पूरी यात्रा को 7 दिशाओं में, वो अब बहुत ही अभूतपूर्व है। और जहां तक मैं बताता हूं कि इस सूची से यह बात स्पष्ट हो गई है कि अब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान अप्रासंगिक हो गए हैं, उनको दरकिनार कर दिया गया है। और 3 मुख्यमंत्रियों को एकदम लॉन्च किया गया है, चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो। इस पूरी सूची में एक और ट्रेजेडी सामने आई है। वो ट्रेजेडी ये है कि ज्योतिराज सिंधिया जी को टिकट ना देकर इस बात को भी प्रमाणित कर दिया है कि अभी आप सीएम इन वेटिंग में नहीं है, अभी आप प्रतीक्षा कीजिए। तो कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यह है इस पूरी सूची का कि पहली बात तो यह बात स्पष्ट कही जानी चाहिए कि जैसे रावण की सेना में मेघराज होते थे या कुंभकर्ण होते थे, तो सभी को दांव पर उतारा जाता था। आज ये हताशा की सूची है, निराशा की सूची है और अपनी हार को प्रमाणित किए जाने की सूची है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रमाणित कर दिया कि हम चुनाव हार बड़ी लाइन कह दी है, रावण की सेना से तुलना कर दी है बीजेपी की। इस पर मैं रिएक्शन लूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। राजपाल सिसोदिया जी, सुन रहे हैं आप? आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है आवाज। रावण की सेना बता रही है कांग्रेस आपको सूची को? हाँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है अब मानसिक रूप से जो है ऊपर से नीचे तक लोगों का जो है हिलना स्वाभाविक है। क्योंकि जिस प्रकार से जो दिग्गजों की सूची आई है, जिस प्रकार से हमारे नेता मैदान में उतरे हैं, कांग्रेस मानसिक रूप से भी हिल चुकी है। और वो आदरणीय प्रवक्ता योगेश यादव जी, जो कि बड़े विद्वान मैं इनको मानता हूं, उनके जो शब्दावली आई है उससे समझ में आ रहा है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की टीम को रावण की सेना बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये बात समझ में आती है कि कांग्रेस हिल चुकी है। और कांग्रेस हिल ही नहीं चुकी है, कांग्रेस जो है थक चुकी है, हार मान चुकी है। इसीलिए आप देखोगे कि इनकी आक्रोश यात्रा में पोस्टर से दिग्विजय सिंह गायब और यात्रा से कमलनाथ जी गायब। और आक्रोश यात्रा में पब्लिक का आक्रोश नहीं है, कार्यकर्ताओं का आपस में कांग्रेस के आक्रोश देखने को मिल रहा है। बड़मेगर की घटना भी हमने देखी है उज्जैन जिले में। जीतू पटवारी जी यात्रा लेके आए और वहां कांग्रेस के 2 गुट में भिड़ंत हुई और इनके जो है सदाचारी, जो मुरली मोरवाल विधायक है, उनके सदाचारी जो पुत्र है, उन्होंने जिसके साथ में ठीक है कुकर्म किया। राजपाल जी आऊंगा आपके पास दूसरा सवाल लेकर कि भाई दिग्गजों की जरूरत क्यों पड़ गई आपको मैदान में उतारने की। जी ठीक है, दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, शॉर्ट में, आखिर इतने बड़े बड़े नामों को आपने मैदान में उतार दिया, क्या उम्मीदवारों की कमी पड़ गई थी या फिर कोई नई रणनीति आपको नजर आती है इसमें, या इन बड़े चेहरों के भरोसे आपको लगता है कि भाई जातिगत समीकरण सध जाएंगे? नहीं, देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिस्क फैक्टर को कम कर रहे हैं आप। जी, यदि आप अपने दिग्गजों को उतारते हैं तो आप कुछ सीटें सिक्योर कर रहे हैं कि आप जिन पर जीत आपकी हो जाए। ये स्ट्रेटजी का पार्ट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली डिसाइड तो जनता को करना है। आप यदि देख रहे हैं कि जो लीडर्स की वॉइस है कि नहीं, ये भी तो आप उसके बाद जनता को देखना होता है। आपने कैंडिडेट दे दिया, कांग्रेस के पास क्या इससे बेटर कोई और लग रहा है कि उनके पास जो मौजूदा विधायक हैं उनसे बेटर कोई चॉइस हो सकती है, तो वो अपनी एक काउंटर स्ट्रेटजी उनकी आएगी। क्योंकि जो भी कैंडिडेट उतारे हैं ज़्यादातर तो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए वाले स्थान पर उतारे हैं। और पार्टी की रणनीति, पहली लिस्ट हो, दूसरी लिस्ट हो, बहुत साफ है कि जो कांग्रेस के पास जो विधायक हैं, जो अभी सिटिंग एमएलए हैं, उसमें से वो कितनी सीटों को भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ खींच सकती है। क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट कांग्रेस की तो आई नहीं।
तो भारतीय जनता पार्टी तो अपनी रणनीति पहले दिन से साफ करके चल रही है और उसमें चेहरा कोई भी हो सकता है। आप कैलाश विजयवर्गीय हों या नरेंद्र सिंह तोमर हों, उनको लग रहा था कि वहाँ सबसे मजबूत कैंडिडेट जो हो सकता है उन सीटों पर, उन्होंने उतारा है और उतार भी दिए, बड़े चेहरे उतार भी दिए। योगेश यादव जी, दो पहलुओं पर जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि भाई जो आपकी सिटिंग सीटें हैं उन पर है बीजेपी का फोकस, जो बड़े नेता, दिग्गज नेता जो न केवल एक सीट पर बल्कि क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, उनसे मुकाबला होगा अब एक एक सीट पर। देखिए, अव्वल तो मैं बहुत और कॉन्फिडेंट होकर ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन निश्चित कह रहा हूं कि ये जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नाम के दिग्गज ये चुनाव हार रहे हैं, आज की डेट में ये चुनाव हार रहे हैं। आज आप अपने टीवी चैनल पर ये नोट कर लें। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में किए गए अपराध, पाप, मध्य प्रदेश में की गई लाल फीताशाही छुपाई तो जा नहीं सकती। ये तो वो घटना हो गई कि साहब बाहर के लोग आ गए, दिल्ली से चले आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले आए, आदरणीय अमित शाह जी चले आए और साफ उन्होंने स्पष्ट इशारा दे दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी अगर आएंगे तो उनके लिए क्या कहेंगे आप योगेश जी? राहुल गांधी जी का, राहुल आएंगे, प्रियंका आएंगे जी। राहुल गांधी चुनाव लड़ने नहीं आ रहे मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय मंत्री और प्रहलाद पटेल जी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, ये इस बात का प्रमाणित हो चुका है। प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर एमपी से ताल्लुक रखते हैं। योगेश जी, आप राष्ट्रीय चुनाव लड़ने एमपी नहीं आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी जो महासचिव के रूप में जिनको राष्ट्रीय स्तर का तमगा था जी, जो बंगाल में चुनाव लड़कर आए थे, ये इस बात की प्रमाणिकता हो गई। प्रशांत जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। ये इस बात की प्रमाणिकता हो गई है कि आपने बिजली घोटाला 94,000 करोड़ का स्वीकार किया, आपने आरटीओ घोटाला 25,000 करोड़ का स्वीकार किया, आपने 50,000 करोड़ का चेक पोस्ट घोटाला स्वीकार किया, आपने जल जीवन मिशन का घोटाला 10,000 करोड़ का स्वीकार किया, आपने 15,000 करोड़ का टोल घोटाला। राजपाल जी पुराने नतीजों से घबराए हुए हैं। अब चूंकि असर है ये दूसरी शिवराज सिंह जी को चेहरे को स्ट्रेटजी है, जैसा आदरणीय गुप्ता जी बता अब हटाना चाहते हैं शिवराज सिंह जी को, इसलिए दरकिनार कर दिया कि घोटालों का जवाब नहीं है आपके पास। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत, चुनावी रणनीति के तहत हमारी यह सूची है और निश्चित तौर पर हमने पार्टी के उन नेताओं को चुनाव में लाने का काम किया है जो इस मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते आए हैं लंबे समय से। उसके साथ साथ में इस सूची को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें नए चेहरे भी है, इसमें बहनें भी है, युवा भी है और हमारे अनुभवी नेता भी है। तो ये इसलिए सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सार्वभौमिक सूची है, जिस सूची के माध्यम से कांग्रेस में बौखलाहट है। अरे भाई, थके हुए नेता कांग्रेस के, हारे हुए नेता जो हार मान चुके हैं, आप लड़ाओ ना, उनको कौन रोक रहा है? हमारे पास तो लीडर ऑफ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, एक बड़ी श्रृंखला है नेताओं की। और मध्य प्रदेश ने तो देश को नेतृत्व देने का काम किया है। आज माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी देश के कृषि मंत्री है, देश को नेतृत्व देने का काम किया है। वो मध्य प्रदेश में अगर आकर मध्य प्रदेश को नेतृत्व देने की बात करते हैं तो कांग्रेस को स्वाभाविक है बौखलाहट होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, क्योंकि जहां से ये नेता लोग लड़ रहे हैं हमारे, वहां पर कांग्रेस की सिटिंग अभी विधायक है और उस कांग्रेस के सिटिंग विधायक का और वो कांग्रेस राजपाल जी की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। राजपाल जी ने क्या कहा है, मुझे कुछ भी आवाज नहीं आई है उनकी जी, उनका माइक म्यूट है। योगेश जी, लेकिन सवाल, योगेश जी, सवाल मेरा आपसे है, 5 अक्टूबर का आप जिक्र हो रहा है, ऐसी कई तारीखें हम सुन चुके हैं, आशा रहती है कि भाई सूची आएगी कांग्रेस की ओर से भी। आप लोगों के लिए क्या अभी उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं, या सवाल तो उठेंगे ना? देखिए, अब प्रशांत जी, जिस जगह जिस कांग्रेस के लिए हमारे पास उम्मीदवारों की सूची 7,000 से 9,000 तक पहुंच चुकी है, अभी तक कितने उम्मीदवार हैं। एक कांग्रेस के अंदर समुद्र मंथन जब होता है तो अमृत मंथन के लिए समय तो लगता है, और कोई भारतीय जनता पार्टी हमारी आइडल थोड़ी कि हम भारतीय जनता पार्टी की सूची को देखकर अपनी सूची निकालें। हमारी अपनी सुविधाएं, हमारा अपना अमृत मंथन है। भाई, इतना बड़ा समंदर है, इतनी बड़ी कांग्रेस है। दिलाना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी 66 हारी हुई सीटों पे प्रवास कर रहे थे आज से 8 महीने पहले, और उन्होंने आके कहा था कि 6 महीने पहले हम जो है 66 स्थानों पे, आपने भी 103 को आकांक्षी सीट तौर पर चिन्हित किया था, आप भी फोकस कर रहे थे राजपाल जी। एक साल 6 महीने देखिए, अब मेरी बात पूरी हो जाने डिक्लेयर कर देंगे।
वो 66 जी, सुन लीजिएगा राजपाल जी, सुन लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के कोई मार्ग पर चलकर तो हम अपनी सूची को जारी नहीं करेंगे कि राजपाल सिसोदिया जी ने मांग कर दी कि भाई सूची जारी करो। भाई ये भारतीय जनता पार्टी का फोबिया है कांग्रेस से डरने का। आप डरते रहें, ये डर की सूची है, ये निराशा की सूची है, हताशा की सूची है। आप डर डर के सूचियां जारी कर रहे हैं। अब आपकी सूचियां डर के कारण जारी हो रही है, निराशा हताशा के कारण जारी हो रही है। हाउ भाव होकर, इसको मालवा का एक शब्द होता है, हावले भावले होकर मालवा का एक शब्द है। आप हावले भावले हो गए, आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है। जिन प्रत्याशियों को आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा। कोई आरती कर रहा था, कोई कार्यक्रम में था और उनका नाम आपने डिक्लेयर कर दिया। यह हावला भावलापन यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो हमें इसमें विचलित होने की क्या आवश्यकता है। हमें जब हमारी इच्छा होगी हमारी सूची जारी होगी। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं प्रशांत जी, एक बात बता देना चाहता हूं प्रशांत जी, मेरी बात यह है कि चेहरे बदल जाने से शराब घोटाला, टेंडर घोटाला, अवैध खनन घोटाला, गृह निर्माण सोसाइटी के घोटाले और सीवेज घोटाला खत्म नहीं होने वाला है। ये चेहरे बदल पर रिएक्शन फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। राजपाल जी रहेंगे। और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता है, जहां तक हमारी जानकारी और मध्य प्रदेश की जानकारी, अगर उन्होंने कहा था कि 66 सीट पर उन्होंने प्रवास किए थे बाकायदा और यह बोला था कि ये सीटों पर जहां भाजपा लगातार जीतती आई है, 6 महीने पहले हम जो है कैंडिडेट दे देंगे जिससे कि वो तैयारी करके और भाजपा को हरा सके। क्यों दिग्विजय सिंह की बात कमलनाथ नहीं मान रहे हैं, ये बताने का काम करें आप। मैं आपको पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से हम बाउंडेड नहीं है। आप लोग हमारे आदर्श नहीं है कि सूची आप कहेंगे और हम जारी कर देंगे। आप एक दूसरे की रणनीति फॉलो नहीं करेंगे, हर पार्टी की अपनी रणनीति है। हमारे अपने उद्देश्य हैं, उम्मीदवारों का ना होना और बहुत ज्यादा उम्मीदवार होना दिनेश जी दोनों नुकसानदायक है। जिक्र जिसका जिक्र राजपाल जी कर रहे हैं कि भाई दिग्विजय सिंह कह भी रहे थे कि भाई 6 महीने पहले हम उम्मीदवार दे देंगे, अभी भी कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में नहीं आए। तो कांग्रेस की बात पर लोगों ने भरोसा किया हो तो बताइए। आप कांग्रेस के नेताओं को तो पता है ना कि उनके यहाँ सूची कब जारी होती है। कहने की बात होती है, कांग्रेस अपने कल्चर के हिसाब से चलती है और कांग्रेस की रणनीति है। यदि कांग्रेस नहीं कर रही है अनाउंस तो वो कांग्रेस की रणनीति है। उसे आप ये कहें कि हमारे पास जो है बहुत सारे कैंडिडेट हैं, फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है, सब अपने अपना देखने से और मात का खेल होता है राजनीति में। ये 5 साल में एक बार चुनाव आता है, कोई बार बार तो होना नहीं है। तो एक चूक होती है तो फिर वो चूक फिर आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो कांग्रेस पार्टी भी ये देख रही है कि कहाँ उनके कैंडिडेट, उनके पास मजबूत कैंडिडेट होंगे। तो वो हो सकता है कि वो जब भी अनाउंस करे या तो नोटिफिकेशन के बाद करेगी, करना तो उनको पड़ेगा ही। यदि नहीं कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे तो क्या वॉक ओवर तो देगी नहीं कांग्रेस पार्टी। तो निश्चित तौर पे उनके पास जो बेहतर उम्मीदवार होंगे वो पहले 66 घोषित करें या अपने जो सिटिंग एमएलए हैं उनको घोषित करें। अभी तो दोनों पार्टियों में आप देखिए ना कि सिटिंग एमएलए को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए अनाउंस कर दिए, क्या नहीं किए? वो तो अभी उन सीटों पर अनाउंस कर रहे हैं जहां विरोधी पार्टी के उम्मीदवार मजबूत हैं। तो ये उनकी रणनीति है। जी योगेश यादव जी, बीजेपी अगर सक्रिय नजर आती है तो आप उसे डर बता देते हैं। कांग्रेस भाई जमीन पर दिख नहीं रही है, या फिर हम कहें कि आप लोगों की यात्राएं निकल जरूर रही हैं लेकिन नजर नहीं आ रही कि भाई जनता कहाँ है, किस रूप में नजर आ रही हैं जो आपकी यात्राएं भी हैं। सवाल यही उठता है कि भाई दूसरे पर प्रत्यारोप करना, आरोप लगा देना, अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। प्रशांत जी, आपका चैनल बहुत लोकप्रिय चैनल है और मैं उससे एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण रखता हूं। जिस तरीके से हमारी जो यात्राएं जारी है, अभी मैं स्वागत करता हूं। आप आइए, चाहे मालवा आइए, विंध्य आइए, महाकौशल आइए, चंबल देखिए पब्लिक का जन सैलाब देखिए, आप हालात देखिए। रात को 11-11 बजे तक लोग जग कर इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जिस तरीके से एक यात्रा इनकी निकली थी, जन यात्रा जो सरकारी द्वारा प्रायोजित थी, उसमें कितने लोग थे, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यात्रा में किस तरीके से भीड़ और उन्माद, एक जिसको कह सकते हैं ना कि एक प्रवाह बह रहा है चारों तरफ। और जहां समापन होगा 30 तारीख को, आप उसको भी देखिएगा। आपकी दृष्टि होना चाहिए। आपकी तो आंख तीसरी आंख कहलाती है, प्रजातंत्र के आप चौथे प्रहरी हैं। और मेरी मान्यता है ये कि आपका चैनल एक बहुत गंभीर चैनल है और आप मुझे लगता नहीं है कि आपकी चैनल नहीं देख पा रही होगी। उस नजरिए से भी बताइएगा जी, पीएम मोदी के दौरे हो गए, गृह मंत्री अमित शाह आ गए और लगातार दौरे हो रहे हैं। उस रेशियो में कांग्रेस का सीनियर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो एमपी आ रहा है? आप खुद आकलन करिएगा योगेश जी।
30 तारीख जी। को हमारी जी। जनसंघर्ष यात्रा के समापन पे आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं। 5 तारीख को प्रियंका जी धार जिले में आ रही हैं और लगातार हमारे वरिष्ठ नेताओं के दौरे चलते जा रहे हैं। लेकिन मैं पुनः आपको प्रशांत जी दोहरा रहा हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी से तुलनात्मक अध्ययन में नहीं है। हमारी एक स्पीड है, हमारा एक प्रवाह है और हम जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम बढ़ते जा रहे हैं। ना हम विचलित हैं, ना हम किसी भी बात को लेकर, जिस तरीके से ये विचलन सामने आया है, जो विचलित होकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची को जारी किया है। कांग्रेस सदी हुई है, कांग्रेस संयमित है और कांग्रेस अपने आप में नियोजित है। उन 66 सीटों पर भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है। उस होमवर्क के सब परिणाम सामने आएंगे और कांग्रेस जीत की ओर विचलित हैं, घबराए हुए हैं आप? ना विचलन है, ना घबराहट है जी। संगठन पूरी तरह काम पे लगा हुआ है। चुनावी रणनीति है और चुनावी रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। हम जनता के बीच में हैं। अभी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से थे। हम सौगात दे रहे हैं मध्य प्रदेश को। लगातार मोदी जी जब जब मध्य प्रदेश आते हैं बड़ी सौगातें लेके आने का काम करते हैं। अभी बीना में आए थे, 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के शिलान्यास करके गए। इसके पहले आए थे तो वंदे भारत ट्रेन देके गए। उसके पहले आए थे तो संत रविदास जी का भव्य मंदिर 100 करोड़ की लागत से सागर में बनेगा, वो देखे गए। ऐसे कोई खाली हाथ आने का काम नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश मोदी जी के हृदय में है। ये हृदय प्रदेश मोदी जी के हृदय में और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी है और भारतीय जनता पार्टी है। ये कमल खिलना सुनिश्चित हुआ है। ये जो 79 टिकट अभी हमारे जो तय हुए हैं, उम्मीदवार तय हुए हैं, ये अधिकांश जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो पिछली 39 की सीट की जो उम्मीदवारी की एक तय हुआ था, उन लोगों के 2-2 चक्र के जो है जनसंपर्क की कार्यक्रम निपट गए हैं कि आपने से मिलने का काम हो हाल गया में है। योजनाएं गिना दी, पीएम मोदी आए, उन्होंने क्या क्या सौगातें दी हैं एमपी को। दिनेश गुप्ता जी जिक्र कर रहे थे रविदास, संत रविदास जी मंदिर का। इससे पहले कई दूसरे आयोजन SC ST से जुड़े हुए और OBC से जुड़े हुए। क्या वाकई लगता है कि कास्ट इक्वेशन में कहीं आगे निकल गई बीजेपी या फिर अभी गुंजाइश बाकी है कांग्रेस के लिए? नहीं, अभी तो देखिए 150 टिकट बाकी हैं। अभी तो जो 79 ही तो हुए ना, 150 टिकट बाकी हैं। अभी तो आप कोई इक्वेशन इसमें देख ही नहीं सकते। जो इक्वेशन होना है, SC की सीट आपको उतनी डिक्लेयर करनी है, SC ST की जो आपकी सीटें हैं। नहीं, क्या आयोजनों के जरिए कोई गोलबंदी करने की नहीं, आयोजनों के जरिए गोलबंदी हो जाती तो फिर ये इतने स्टॉलवर्ड क्यों लगाने पड़ते आपको? यदि यही सब हो जाता तो, इतनी योजनाओं से हो जाता तो फिर क्यों लगाने पड़ते आपको? तो कहीं ना कहीं आप सारी कोशिश कर रहे हैं। जो मैंने कहा रिस्क फैक्टर आप मिनिमम रख रहे हैं। 2018 का जो अनुभव आपका है वो बहुत कटु अनुभव है और उसके कारण ही आपकी हो रहा है कि मिनिमम से मिनिमम जो रिस्क फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 2018 के बाद 2020 हर बार तो नहीं करेंगे ना, हर चुनाव में तो नहीं करेंगे आप। तो इसलिए जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो जनता के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल। तो दिनेश जी जो कह रहे हैं कि 2018 का जो अनुभव है वो यहाँ पर निर्णयों में नजर आ रहा है बीजेपी के। पहले न केवल सीटों का ऐलान बल्कि नए सिरे से, नए तरीके से हर हाल में चुनाव जीतने की कोशिश। और चर्चा को यहीं थामेंगे। राजपाल सिसोदिया जी, योगेश यादव जी, दिनेश गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में बस इतना ही।